तुम्हें नौकरी पर रखना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हुआ है। पूरे ऑफिस के सामने कंपनी के सीईओ नारायण पिल्लई दुष्यंत को जलील कर रहे थे और ये पहली बार नहीं था। आए दिन दुष्यंत को किसी न किसी गलती के लिए जलील होना पड़ता था, इसलिए पूरा ऑफिस उसे लूजर समझता था, यहाँ तक कि उसकी क्रश रागिनी भी। मैंने तुम्हें बस एक सिंपल सा कोटेशन भेजने के लिए कहा था, तुम वो भी नहीं कर पाए। सॉरी सर, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सही कोटेशन बनाया था। पता नहीं किसी ने लास्ट मोमेंट पर। शट अप यू लूजर, और निकल जाओ इसी वक्त मेरे ऑफिस से। इस ऑफिस में तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ पूरा ऑफिस दुष्यंत के ऊपर हंस रहा था, वहीं दुष्यंत के दोस्त प्रतीक के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल तैर रही थी। लेकिन दुष्यंत की नजर तो बस रागिनी पर टिकी हुई थी। पूरे 2 साल की कोशिश के बाद आज पहली बार रागिनी दुष्यंत के साथ डिनर पर जाने वाली थी और आज ही उसे जलील करके नौकरी से निकाल दिया गया था। तभी दुष्यंत को याद आया कि उसने मेल भेजने से पहले कोटेशन के प्रिंटआउट्स निकाल लिए थे। उसने तुरंत वो प्रिंटआउट्स अपने बैग से निकाले और अपने बॉस को दिखाते हुए बोला, सर प्लीज ट्रस्ट मी, ये देखिए मैंने कहा ना, कुछ नहीं सुनना मुझे। गेट आउट ऑफ हियर। इतना कहते हुए नारायण ने दुष्यंत को जोर से दूर धकेल दिया। जैसे ही दुष्यंत जमीन पर गिरा, उसके बैग से एक सेल के जितना छोटा सा डिवाइस बाहर आकर गिरा, जिसमें एक रेड लाइट ब्लिंक हो रही थी और लगातार बीप बीप का साउंड आ रहा था। उस डिवाइस को देखते ही दुष्यंत ख्यालों में खो गया और करीब 15 साल पीछे चला गया, जब दुष्यंत महज 7 साल का था। दुष्यंत अपने कमरे में सोया हुआ था कि तभी जोर से दरवाजा खुला। उसने देखा कि उसके दादाजी हांफते हुए उसके पास आए और वही डिवाइस उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोले, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें कुछ भी समझा नहीं सकता। बस इतना समझ लो कि इस डिवाइस को हमेशा संभाल कर रखना। ये डिवाइस कभी भी गलत हाथों में नहीं पहुंचनी चाहिए। इससे पहले कि 7 साल का दुष्यंत कुछ समझ या पूछ पाता, उसके दादाजी भागते हुए वहाँ से चले गए, जिसके बाद वो कभी भी लौट कर नहीं आए। दुष्यंत अभी भी जमीन पर पड़े हुए उसी डिवाइस को देख रहा था। तभी उसके कानों में नारायण पिल्लई की आवाज गूंजी, I said get out of here, वरना मुझे धक्के मार कर बाहर निकालना होगा। दुष्यंत ने जल्दी से वो डिवाइस अपनी जेब में डाली और अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगा। और हाँ, मुझे ऑफिस से घर में रह रहे हो ना, वो आज के आज खाली हो जाना चाहिए। दुष्यंत बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से जाने लगा। तभी ऑफिस के मेन गेट पर उसके दोस्त प्रतीक ने उसका रास्ता रोक लिया और एक 20 का नोट पकड़ाते हुए कहा, ये ले भाई, गालियाँ तो आज बहुत खा ली, अब बाहर जाकर कुछ खा भी लेना। दुष्यंत ने नोट देखते हुए दबी आवाज में कहा, भाई मुझे एक्चुअली 20 नहीं 2000 रुपए चाहिए थे। 2000 क्यों? वो आज मैं और रागिनी डिनर डेट पर जाने वाले हैं। ब्रो, तुझे लगता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद रागिनी तेरे साथ डिनर डेट पर जाएगी? दुष्यंत के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। 1 मिनट, रागिनी कम हियर बेब। भाई क्यों, रागिनी को क्यों बुला रहा है? तब तक रागिनी वहाँ आ चुकी थी। रागिनी, ये दुष्यंत है, मुझसे 2000 रुपए मांग रहा था, कह रहा था कि वो तुम्हारे साथ डिनर डेट पर जाने वाला है। रियली? नो वे, मैं इस फटीचर के साथ डेट पर नहीं जाती, और वैसे भी उधारी के पैसों पर तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर रागिनी वहाँ से जाने लगी, लेकिन अचानक वो रुक गई और दुष्यंत के पास आकर बोली, बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं प्रतीक के साथ डिनर डेट पर जा रही हूँ। इतना कहकर रागिनी तो वहाँ से चली गई, लेकिन दुष्यंत के होश उड़ गए। प्रतीक भाई, तुझे तो पता है ना कि मैं रागिनी को कितना पसंद करता हूँ, फिर भी तू। देख ले ब्रो, मिठाई के ऊपर तो बहुत सी मक्खियाँ भिनभिनाती है, लेकिन उसे खाता वही है जिसके पास उसे खरीदने की औकात होती है, और रागिनी को डेट पर ले जाने की तेरी औकात नहीं है। इसके बाद प्रतीक ने वो 20 का नोट दुष्यंत की पॉकेट में डाला और वहाँ से चला गया। लेकिन दुष्यंत को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्योंकि ना ही उसके पास नौकरी बची थी और ना ही रहने के लिए घर। मजबूरन उसने अपने दादाजी के पुराने घर जाने का सोचा। शाम होते होते दुष्यंत अपना सारा सामान लेकर दादाजी के घर चला गया। 5 साल तक अछूता रहा ये घर एक खंडहर की तरह लग रहा था। हर तरफ धूल जमा थी। दुष्यंत को रहने लायक घर बनाने के लिए घर की सफाई करनी पड़ी। घर पर सामान समेटते समेटते पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। थक हार कर जैसे ही दुष्यंत थोड़ी देर चैन से बैठा, इतने में ही इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अब इस लाइट को क्या हो गया? दुष्यंत ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और घर में बैटरी ढूंढने लगा। बैटरी ढूंढते ढूंढते दुष्यंत अपने दादाजी के सीक्रेट रूम के बाहर पहुंचा, जिस रूम में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी।
लेकिन जैसे ही दुष्यंत उस रूम के बाहर पहुंचा, उसके पास मौजूद वो डिवाइस जोर जोर से साउंड करने लगा। तभी दुष्यंत की नजर दरवाजे के नीचे गई, जहाँ से कुछ ब्लू लाइट नजर आ रही थी। जब पूरे घर में लाइट नहीं है तो रूम के अंदर कौन सी लाइट जल रही है? और ये डिवाइस क्यों अचानक से आवाज करने लगा? लगता है दादाजी के कुछ तो सीक्रेट्स हैं इस रूम के अंदर। दुष्यंत उस रूम के अंदर जाना तो चाहता था, लेकिन रूम के बाहर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। क्यूरियोसिटी के चलते दुष्यंत ने वो ताला तोड़ दिया और जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के अंदर कुछ अजीबोगरीब बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थीं। एक ब्लैक बोर्ड लगा था जिस पर कुछ मैथ्स की इक्वेशंस लिखी थीं और चारों तरफ कागज के टुकड़े पड़े थे। तभी उसकी नजर एक घड़ी पर पड़ी जिसमें से नीली रोशनी ग्लो कर रही थी। ये घड़ी तो काफी अजीब लग रही है। ये ना ही एनालॉग है और ना ही डिजिटल, और इसमें से ये रोशनी कहाँ से आ रही है? दुष्यंत ने जब उस घड़ी की ओर ध्यान से देखा तो उस घड़ी पर 15 साल पहले की तारीख और टाइम शो हो रहा था। ये तो वही तारीख है जिस दिन दादाजी गायब हुए थे। कहीं दादाजी? ये सोचते हुए दुष्यंत ने जैसे ही घड़ी को टर्न किया, उसके पीछे सेल के जितना खाली स्पेस था और ये उतनी ही जगह थी जिसमें उसके पास जो डिवाइस था वो फिट हो जाए। दुष्यंत ने कांपते हाथों से वो डिवाइस अपनी जेब से बाहर निकाला और उस घड़ी में फिट कर दिया। अगले ही पल पूरे रूम में अजीबोगरीब एक्टिविटी शुरू हो गई। घड़ी में काफी स्पीड से टाइम और डेज चेंज होने लगी और सारी मशीनों से बहुत सी आवाजें आने लगी। तभी अचानक एक तेज लाइटनिंग के साथ एक वर्म होल राउंड शेप दुष्यंत के चारों ओर मंडराने लगा, जिसे देखकर दुष्यंत काफी ज्यादा घबरा गया। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर दिया मैंने? डर के मारे दुष्यंत ने जल्दी से वो डिवाइस वापस घड़ी से बाहर निकाल दी। पूरे कमरे में एक सन्नाटा पसर गया, लेकिन अगले ही पल कमरे में एक तेज रोशनी चमकी और दुष्यंत उस कमरे से गायब हो गया। ये किस तरह की वाइब्रेशन है? शायद इसी के जरिए हमें कोई सुराग मिले। पृथ्वी से काफी दूर एक नई दुनिया में मशीनों के बीच एक फ्यूचरिस्टिक कंपार्टमेंट के अंदर खड़ी गौतम ने ऑपरेटर को इंस्ट्रक्शन देते हुए पृथ्वी पर हो रही हलचल के बारे में पूछा। सर, आप यकीन नहीं करेंगे, L1 डिवाइस एक्टिव हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? इतना कहकर गौतम वहाँ से निकला और अपनी फुली ऑटोमेटिक कार में बैठ गया। उसने एआई को इंस्ट्रक्शन दिया। अटलांटा पैलेस ले चलो। एक तरफ गौतम फैसिलिटी से निकला तो दूसरी तरफ दुष्यंत की आंख खुली। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? दुष्यंत अपने आप को ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड किए गए अपार्टमेंट में देखकर हैरान रह गया। ये वही अपार्टमेंट था जहाँ से कल उसके बॉस ने निकाला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं वापस कैसे आ सकता हूँ? मैं तो अपना सामान पैक करके यहाँ से चला गया था। दुष्यंत ने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। ये उसके बॉस नारायण का कॉल था। सर, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? दुष्यंत, क्या तुम नशे में हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सुनो, मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि सभी कोटेशन सही से चेक कर लेना। इडियट की तरफ बिना चेक किए मत भेजना। ये क्या हो रहा है? सर को कॉन्ट्रैक्ट वापस कैसे मिला? दुष्यंत ने बात काफी धीमी आवाज में कही थी, लेकिन फिर भी नारायण ने सुन लिया। कॉन्ट्रैक्ट? अगर कोटेशन सिलेक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। दिन में सपने देखना बंद करो और थोड़ा कम पियो। ओके सर। अगर इस बार तुमने कोई भी गलती की ना तो कंपनी तुम्हें टाटा बाय बाय करने में टाइम नहीं लगाएगी। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। कॉल कट होते ही दुष्यंत अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था। तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या सचमुच में मैं अपनी जिंदगी में एक दिन पीछे आ गया हूँ? इसका मतलब दादाजी टाइम मशीन बना रहे थे। जो कुछ भी मेरे साथ सीक्रेट रूम में हुआ वो सब सच था। दुष्यंत को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर आज का दिन और तारीख देख रहा था। अरे बाप रे बाप, मैंने तो टाइम ट्रैवल कर लिया। एक तरफ टाइम ट्रैवल मशीन दुष्यंत के लिए एक्साइटमेंट का कारण बनी हुई थी और यहाँ दूसरी दुनिया में गौतम एक बड़े से डार्क रूम के अंदर कुर्सी पर बैठे आदमी के सामने खड़ा था। उस आदमी का चेहरा छिपा हुआ था। टाइम मशीन एक्टिव हो गई है। तुम्हें नहीं लगता है खुशी की बात है? और तुम मुझे रोते हुए सुना रहे हो? सुभाष की बात सुनकर गौतम हैरान था। उस मशीन को एक्टिवेट करना इतना आसान नहीं है। ये काम सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है, और वो नाम मत लो उसका। अगर जिंदगी में कभी मुलाकात हुई ना तो मैं खुद उसे खत्म करूंगा। उसे क्या लगा था अगर वो हमें हमारी दुनिया से दूर भेज देगा तो क्या हम वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे?
समझ लो अब हमें वापस जाने का रास्ता मिल गया है। एक तरफ सुभाष की बातों को समझना गौतम के लिए मुश्किल हो रहा था और दूसरी तरफ दुष्यंत ने कोटेशन चेक करना शुरू कर दिया। अब देखता हूँ कौन इस कोटेशन के साथ छेड़खानी करता है। इतना कहकर दुष्यंत ने अंगड़ाई ली और बिस्तर पर सो गया। रात के 12 बज रहे थे। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अगले दिन अलार्म की घंटी से उसकी नींद खुली। सबसे पहले उस आदमी के बारे में पता लगाना है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसने जरूर कोटेशन के साथ कुछ ना कुछ तो किया होगा, बाकी बाद में देखता हूँ। दुष्यंत ने हाथ मुंह धोए और जैसे ही काम करने बैठा, दुष्यंत ने अपनी कोटेशन को ऑफिस वेबसाइट के पेज पर पेस्ट कर दिया। दुष्यंत ने देखा कि कोई अननोन यूजर उसके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसने बिना वक्त गंवाए ऑफिस आईटी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को फोन किया। हेलो, क्या मेरी बात आईटी एडमिन से हो सकती है? जी हाँ, बोलिए। सर, मुझे ये जानना है कि मेरी फाइल को इस समय कौन एक्सेस कर रहा है। क्या आप मुझे फाइल लॉग भेज सकते हैं? लेट मी चेक। अगर मुझे कोई गड़बड़ लगी तो मैं आपके साथ लॉग शेयर करूंगा। अपना फोन साइड में रखते हुए आईटी एडमिन ने तुरंत दुष्यंत की फाइल खोली। उसने देखा कि उसमें किसी अननोन यूजर के थ्रू एडिटिंग हो रही थी। जी हाँ, आपकी फाइल के साथ छेड़खानी हो रही है और जिस आईडी से ये किया जा रहा है वो आईडी नंबर है 261652। दुष्यंत ने तुरंत उस आईडी नंबर को अपनी ऑफिस की वेबसाइट पर चेक किया। प्रतीक, ये तुमने सही नहीं किया। अब देखना, आज मेरी नहीं तेरी नौकरी जाएगी। मैं अभी इस आईडी नंबर का एक्सेस बंद कर रहा हूँ। आप चाहें तो ऑफिस में इस नंबर के यूजर की शिकायत कर सकते हैं। आईटी एडमिन ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। प्रतीक को आज बता कर रहूंगा कि दोस्ती में धोखा देने का अंजाम क्या होता है। दुष्यंत ने प्लान बना लिया था। वो ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया। ये क्या? रागिनी का मैसेज। जरूर डेट के लिए पूछ रही होगी। रागिनी ने मैसेज में कैंटीन में मिलने की बात कही थी। दुष्यंत ने सोचा कि रागिनी उससे इवनिंग के डिनर प्लान पर बात करेगी, मगर जब वो कैंटीन पहुंचा तो उसने देखा कि रागिनी सिर झुकाई रो रही थी। क्या हुआ रागिनी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? प्रतीक का कॉल आया था। उसने मुझसे कहा कि तुम उसकी कंप्लेंट करने वाले हो। प्लीज दुष्यंत, ऐसा कुछ मत करना। प्रतीक मेरा करियर खराब कर देगा। प्रतीक कंपनी का एक एम्प्लॉय है, वो तुम्हारा करियर कैसे खराब कर सकता है? और जो कुछ भी उसने किया उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना होगा। दुष्यंत बात करते हुए भूल गया था कि वो यहाँ खुद का गुस्सा निकालने नहीं बल्कि रागिनी से बात करने आया था। तभी उसकी बात सुनकर रागिनी और जोर जोर से रोने लगी। तुम प्रतीक के बारे में कुछ नहीं जानते दुष्यंत। तुम्हें क्या लगता है मैं प्रतीक को पसंद करती हूँ? नहीं, सच तो ये है कि मैं और प्रतीक हम एक ही कॉलेज में थे। वो मेरा बॉयफ्रेंड था पर उसने मुझे चीट किया। एक गहरी सांस लेने के बाद रागिनी ने फिर से कहा, उसने धोखे से मेरी कुछ फोटोज ले ली थी। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर मैंने तुम्हें कंप्लेंट करने से नहीं रोका तो वो उन फोटोज और वीडियोस को लीक कर देगा। रागिनी की बात सुनकर दुष्यंत सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि रागिनी ने उसके साथ जो व्यवहार किया था उसकी वजह प्रतीक था। एक तरफ दुष्यंत को लग रहा था कि रागिनी उससे प्यार करती है, दूसरी ओर सुभाष और गौतम दूसरी दुनिया से इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैनिपुलेट कर दुष्यंत और रागिनी की बातचीत को अपने होलोग्राफिक स्क्रीन पर देख और सुन रहे थे। बस समझ लो शिकार जाल में फंस गया है। यही वो मोहरा है जो हमें हमारी दुनिया में वापस ले जाएगा। अगर हम टाइम मशीन को हासिल करने के लिए वहाँ नहीं जा सकते तो क्या हुआ? ये हमारे पास आ सकता है। लेकिन कैसे? वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, और अगर गलती से उसने एक बार टाइम मशीन का इस्तेमाल भी कर लिया तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा भी कर पाएगा? सुभाष ने मुस्कुराते हुए गौतम के कंधे पर हाथ रखा। घबराना बंद करो, हमारे दिन आने वाले हैं और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मुझे पता है टाइम मशीन यहाँ तक कैसे पहुँचेगी। तुम बस उतना करो जितना कहा जाए। इतना कहकर सुभाष ने अपनी नजर उठाई। अचानक सामने एक इनविजिबल दरवाजा खुला। सुभाष दरवाजे के अंदर चला गया। गौतम अब भी होलोग्राफिक स्क्रीन पर दुष्यंत को रागिनी से बातें करते हुए देख रहा था। गुड लक दुष्यंत। सुभाष दूसरी दुनिया में कैसे पहुंचा? सुभाष का असली प्लान क्या है? क्या दुष्यंत उसके जाल में फंसेगा या फिर प्रतीक को सबक सिखाते हुए टाइम मशीन के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता खोज निकालेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।
सुभाष अपने हाथ में एक रिमोट लेकर बाहर आया और उसका बटन दबाते ही कहने लगा, क्या तुम जानते हो गौतम, इंसान की यादों से जुड़ा हुआ म्यूजिक उससे कुछ भी करवा सकता है। अब उस कैफे में उस लड़के की यादों से जुड़ा एक म्यूजिक बजेगा और वो लड़का, क्या नाम है उसका, दुष्यंत, सामने बैठी लड़की के प्यार में पागल हो जाएगा। एक तरफ सुभाष होलोग्राफिक स्क्रीन पर दुष्यंत और रागिनी को देख रहा था और दूसरी तरफ कैंटीन में एक रोमांटिक म्यूजिक धीरे धीरे बजने लगा। उस धुन ने दुष्यंत की यादों को ताजा कर दिया और उसने रागिनी से पूछा, ये म्यूजिक याद है तुम्हें? ये म्यूजिक भी याद है और वो दिन भी जब मैंने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था। प्रतीक पहले से यहाँ काम करता था। मैं प्रतीक की बात नहीं कर रहा, हमारी बात कर रहा हूँ। देखो रागिनी, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं इसी कैंटीन में एक नौकर बनकर रह जाता। ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें छेड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हर रोज टिश्यू पेपर पर किस कर तुम्हारे लिए छोड़ जाती थी। मुझे क्या पता था कि तुम उन टिश्यू पेपर्स को इकट्ठा करोगे। तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी? नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही थी। ये वही टाइम था जब मैंने प्रतीक की सच्चाई जानने के बाद उसे छोड़कर जीना सीख लिया था और साथ ही मैं किसी और लड़के पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। पर तुम्हारा ऐसा करना मुझे अच्छा लगा, एक नई उम्मीद नजर आई। रागिनी और दुष्यंत को देखकर लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं और आज ही वो पल है जब वो एक दूसरे से अपने दिल की बात कह देंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इस म्यूजिक से क्या होगा? वो तो वक्त ही बताएगा, तुम बस देखते जाओ। इस वक्त मैं यही सोच रही हूँ कि काश कभी प्रतीक मेरी जिंदगी में आता ही नहीं। कितना अच्छा होता अगर हम पहले मिल गए होते, तो मुझे ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। दुष्यंत, क्या प्यार में इतनी ताकत हो सकती है कि प्यार दुनिया बदल सके, या फिर ये सब झूठ है? एक तो म्यूजिक का असर और दूसरा रागिनी की बातें धीरे धीरे दुष्यंत के दिमाग पर असर डाल रही थीं। तभी दुष्यंत ने अपनी जेब से उस छोटे से डिवाइस को निकाल कर देखा और मुस्कुराने लगा। रागिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर गुजरूंगा। अगर तुम्हारे लिए मुझे पास्ट में जाकर फ्यूचर को बदलना भी पड़े ना, तो मैं बदल दूंगा। एक तरफ दुष्यंत की बात खत्म होते ही म्यूजिक बंद हो गया और रागिनी मुस्कुराने लगी। साथ ही दूसरी तरफ सुभाष ने गौतम की तरफ देखकर कहा, समझ लो काम शुरू हो गया है। इतना कहते ही सुभाष ने अपना हाथ गौतम के कंधे पर रखा और दोनों एक साथ उस इनविजिबल कमरे के अंदर चले गए। दुष्यंत, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। प्लीज मेरी बात याद रखना, चाहे फ्यूचर बदले या ना बदले, प्लीज अभी के लिए प्रतीक की कंप्लेंट मत करना। हाँ, और एक बात, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। रागिनी अपनी बात कहकर वहाँ से निकल गई। दुष्यंत उसे जाते हुए देख रहा था। फिक्र मत करो रागिनी, मुझे सेकंड चांस मिला है और मैं इसे गंवाने वाला नहीं हूँ। इतना कहते ही दुष्यंत ने अपनी जेब से फिर से वो डिवाइस निकाला। साथ ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक नजर आने लगी। दुष्यंत, कोटेशन रेडी है ना? जी सर, रेडी है और मैं प्रिंट आउट भी ले चुका हूँ। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। क्या तुम चाहते हो इस वक्त मैं तुम्हारी कोटेशन रीचेक करूं? नहीं सर, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। सर, आपके साथ? कोटेशन तुमने तैयार की है तो प्रेजेंटेशन भी तुम्हें देनी होगी ना? नारायण के मुंह से ये सुनते ही दुष्यंत ने पूरे ऑफिस में नजर घुमाई। उसे प्रतीक कहीं नजर नहीं आ रहा था। अक्सर वही नारायण के साथ प्रेजेंटेशन के लिए जाया करता था। सर वो तो ठीक है, लेकिन प्रतीक, आपने कहा था ना प्रेजेंटेशन के लिए आप प्रतीक को अपने साथ लेकर जाएंगे। हाँ, पर अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं सर, मुझे क्या परेशानी होगी। ठीक है, अब अपनी बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ। नारायण और दुष्यंत कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाने लगे और यहाँ रागिनी ने प्रतीक को फोन लगाया। दुष्यंत नारायण सर के साथ प्रेजेंटेशन के लिए गया है, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से प्रतीक ने दबी आवाज में जवाब दिया, मुझे एडमिन ऑफिस में बुलाया गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक छोटे से झगड़े के कारण तुमने मुझे चैलेंज करने के लिए उस वेटर को यहाँ जॉब जो दिला दी। तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत को छुपाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है। वैसे उसने अभी अभी मुझसे वादा किया है कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा था ना, वो तुम्हारे प्यार में पागल है। अगर तुम भी थोड़ा प्यार का नाटक कर देती तो वो शायद फिसल जाता, लेकिन तुम तो। मैंने क्या? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसके सामने प्यार का नाटक नहीं किया? जो चीज तुम्हें पता नहीं है उस पर बकवास करना बंद करो। समझ नहीं आता तुम्हें उसकी कोटेशन के साथ छिड़खानी करने की क्या जरूरत थी? फालतू में फंस गए। मुझे तो लगता है तुम मुझे भी साथ में ले डुबोगे। हाँ, तो तुम क्या चाहती थी? उसे बढ़ने देता आगे? कैंटीन में वेटर था, तुम्हारी दया दृष्टि ने कहां से कहां पहुंचा दिया। अब मेरी जगह प्रेजेंटेशन दे रहा है।
दोनों के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल बनता जा रहा था, इसलिए रागिनी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने सर पर हाथ लगाते हुए अपने आप से कहा, यूजलेस, अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। एक तरफ रागिनी सर पकड़कर बैठी थी और दूसरी तरफ दुष्यंत नारायण के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नारायण ने दुष्यंत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी अच्छी तरह से पिच डेक तैयार करके क्लाइंट से बात कर सकते हो? सर, आपने इस बारे में कभी पूछा ही नहीं। दुष्यंत का जवाब सुनते ही नारायण के मोबाइल पर एक मैसेज आया। ये मैसेज क्लाइंट का था। वी गॉट द प्रोजेक्ट। इतना कहकर नारायण अपने कैबिन की तरफ चला गया और दुष्यंत ने रागिनी की तरफ देखा। रागिनी ने अपना नाटक जारी रखते हुए अपनी आंखों में पानी लाने की कोशिश की, जिसे देखकर दुष्यंत को बुरा लग रहा था। रागिनी, आज की शुरुआत तुम्हारे साथ हुई थी, इसलिए पूरा दिन अच्छा जा रहा है। फिक्र मत करो, दिन के आखिर तक मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा। एक तरफ दुष्यंत ऑफिस से निकलकर सीधा अपने दादाजी के पुराने घर की तरफ जाने लगा और वहाँ दूसरी दुनिया में सुभाष गौतम के साथ फैसिलिटी सेंटर पहुँचा। वो टाइम मशीन के बारे में कुछ नहीं जानता। जैसे ही वो अपना दिमाग लगाकर कैलकुलेशन बिठाने की कोशिश करेगा, उस वक्त हमें टाइम मशीन में कोऑर्डिनेट्स बदलने होंगे और उसे हमारी चुनी हुई जगह पर लाना होगा। अपनी बात खत्म कर सुभाष ने पैनल की तरफ इशारा किया और गौतम ने पैनल पर एक बटन दबाया। दोनों तरफ से दरवाजा खुला और एक रोबोट जाकर कुर्सी पर बैठा। इससे पहले कि वो अपना काम शुरू करता, गौतम ने सुभाष से पूछा, 18 साल पहले प्रभाकर सर की जिद और गुस्से की वजह से हमें इस वीरान दुनिया का हिस्सा बनना पड़ा और हमने इसे बसाया। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इस दुनिया पर राज करना शुरू किया और साथ ही धरती को कंट्रोल करने की ताकत हासिल की। इतना सब कुछ करने के बाद क्या हमारा वहाँ जाना ठीक रहेगा? गौतम के इस सवाल ने एक पल के लिए सुभाष को सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी सुभाष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहुत सही गलत की नहीं, बहुत हक की है। हमसे हमारा हक छीना गया। हमें सपना दिखाकर, जिंदगी का पर्पस देकर उस पर्पस को हमसे छीन लिया। इसीलिए अब बात ऐशो आराम की नहीं बल्कि जीत और हार की है, और इस लड़ाई में मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक तरफ सुभाष अपना इरादा पक्का कर चुका था और दूसरी तरफ दुष्यंत ने दादाजी के कमरे का दरवाजा खोलकर ब्लैक बोर्ड पर एक डेट लिखी, 26 जनवरी 2012। यही वो दिन था जब प्रतीक ने रागिनी को प्रपोज किया था। मुझे किसी भी तरह पास्ट में जाकर 26 जनवरी 2012 से पहले रागिनी से मिलना होगा। क्या दुष्यंत धीरे धीरे सुभाष और रागिनी के जाल में फंसता जा रहा था, या फिर उसकी जिद उससे करवाने वाली थी कुछ ऐसा जो बदल देगा भविष्य की दिशा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। मुझे याद करना होगा कि मैंने एक दिन पीछे जाने के लिए क्या किया था। अगर एक बार वो याद आ जाए तो सब हो जाएगा। दुष्यंत पूरी कोशिश कर रहा था। उसने सीक्रेट रूम में रखी एक एक चीज को देखा। तभी उसकी नजर एक ड्रॉर की तरफ गई। ये क्या? ये ड्रॉर में तो लॉक है। लगता है इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर होगी जो मुझे मेरे मकसद तक पहुंचा सकती है। ये सोचते हुए दुष्यंत ने यहाँ वहाँ देखा। उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर उठाकर उस लॉक पर मारने लगा ताकि ड्रॉर खुल जाए। एक तरफ दुष्यंत अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ड्रॉर को खोलना चाहता था और वहाँ दूसरी दुनिया में गौतम और सुभाष के शहर से काफी दूर वीरान पत्थरों के बीच में एक छोटी सी गुफा के अंदर एक 75 साल के बूढ़े आदमी की आंख खुली। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत के दादाजी प्रभाकर थे। नहीं नहीं, रुको रुको। उस अकेली अंधेरी गुफा के अंदर प्रभाकर अपने आप में बड़बड़ाता जा रहा था। तभी अचानक उसने अपनी कलाई पर हाथ लगाया। नहीं नहीं नहीं, ये मशीन किसने ऑन कर दी? अगर ये गलत हाथों में पहुंच गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी। मुझे इसे रोकना होगा। ये कहते हुए प्रभाकर एक होलोग्राफिक स्क्रीन पर दुष्यंत को टाइम मशीन के साथ छेड़खानी करते हुए देख रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि कभी मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इतना कहते हुए उस प्रभाकर ने एक पत्थर हटाया और उसमें से एक रिमोट निकाला। उसमें 2 बटन थे। एक के ऊपर लाइफ लिखा था और दूसरे के ऊपर डेथ। जिंदगी और मौत का फैसला करने से पहले मुझे इस लड़के को एक चांस देना होगा।
अपनी बात खत्म करके उस प्रभाकर ने अपने फटे पुराने थैले से एक डिवाइस निकाला और उसके वायर्स को आपस में जोड़ने की कोशिश की। जैसे ही वो वायर्स आपस में जुड़ी, वैसे ही एक जोर की आवाज हुई। ये क्या है? दुष्यंत ने पलटकर देखा, उसके ठीक पीछे एक भारी डायरी गिरी हुई थी। दुष्यंत ने उस डायरी को हाथ में लिया और उसके पेजेस पलटने लगा। इस काम को यहीं रोक दो या अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये लाइन उस किताब के पहले पन्ने में लिखी हुई थी, जिसे पढ़ते ही दुष्यंत कुछ देर के लिए ठहर गया था। सुभाष, मुझे लगता है उसे कोई रोक रहा है। सुभाष ने पलटकर गौतम की आंखों में देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र मत करो, इस लड़के ने एक लड़की की बातों में आकर इतना बड़ा डिसीजन लिया है। तुम्हें क्या लगता है वो एक बूढ़े की डायरी पढ़कर अपने कदम पीछे ले लेगा? उसके सर पर जुनून सवार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर सुभाष ने रोबोट की तरफ इशारा किया और रोबोट ने पैनल पर कुछ कीज दबाई। यहाँ दुष्यंत डायरी को हाथ में लिए अभी भी कुछ सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन टोन आया। वैसे सच कहूँ तो आई हेट सोशल मीडिया, और कभी कभी सोशल मीडिया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इतना कहते हुए दुष्यंत सोशल मीडिया पर उस रील को देखने लगा जो उसे रागिनी ने भेजी थी। उसमें लॉक तोड़ने के कुछ ऐसे तरीके बताए गए थे जो सचमुच दुष्यंत की हेल्प कर सकते थे। एक तरफ दुष्यंत उन तरीकों को आजमा रहा था और दूसरी तरफ सुभाष ने हंसते हुए कहा, देखा गौतम, दिस इज टुडेज जनरेशन, सोशल मीडिया जनरेशन। इनका ध्यान भटकाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक 30 सेकंड का वीडियो काफी है, और अगर वो वीडियो किसी लड़की ने भेजा हो तो गेम ओवर। इतना कहकर सुभाष हंसने लगा। एक तरफ सुभाष को लग रहा था कि वो जितना जान रहा है उतना ही सही है, और दूसरी तरफ गुफा के अंदर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी अपने सफेद बालों को नोचने लगा। इस बेवकूफ लड़के को कैसे समझाऊं कि इसके बचपने की वजह से क्या होने वाला है। अगर ये रुका नहीं तो मुझे न चाहते हुए। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी चुप हो गया और उसने रिमोट की तरफ देखा। उसके कांपते हुए हाथ डेथ बटन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उसकी आंखों के सामने उसे 7 साल के पोते का चेहरा घूमने लगा। 7 साल का था जब मैं इसे छोड़कर आया था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके बेटे का पूरा ध्यान रखूंगा। एक बाप ने अपनी मरती हुई बेटी से ये वादा किया था। ये कहते हुए प्रभाकर ने रिमोट को जमीन पर रख दिया और अपने सर पर हाथ लगाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरा करो या फिर दुनिया बचाओ। इतने साल मैंने इस अंधकार में बिता दिए और यही सोचा कि कभी कोई मेरी गलतियों पर काम नहीं करेगा। जवानी के जोश में मैंने टाइम मशीन बनाने के लिए हाँ तो कह दिया, पर ये नहीं सोचा था कि सत्ता में बैठे हुए लोग उसे हथियार बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये मशीन दोबारा दुनिया के पास आई तो हर कोई इसे पाने की कोशिश में एक दूसरे को खा जाएगा। ये कहते हुए प्रभाकर ने एक बार फिर से रिमोट की तरफ नजर डाली। फाइनली सोशल मीडिया का कमाल आज मेरे भी काम आ गया। ये कहते ही दुष्यंत ने ड्रॉर के अंदर रखी हुई चीजों को खंगालना शुरू किया। उसे 2 नोटबुक मिली जिसमें कुछ कैलकुलेशंस लिखी हुई थीं। शायद यही वो इक्वेशन है जो मुझे मेरे मकसद तक पहुंचा सकती है। इतना कहते हुए उसने अपनी कैलकुलेशन पूरी की। तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। दुष्यंत ने मुड़कर देखा। बॉस का मैसेज इस वक्त? दुष्यंत ने अपने काम को बीच में रोकते हुए मैसेज ओपन किया। उसमें लिखा था, प्रतीक की सच्चाई सबके सामने आ गई है। हम उसे जॉब से निकाल रहे हैं, तुम तैयार रहना। हमें उसकी जगह एक ऑनेस्ट और स्मार्ट इंसान की जरूरत है। गुड लक, सी यू ऑन मंडे। दादाजी के इस दिए हुए छोटे से डिवाइस ने आज कमाल कर दिया। मैंने तो सोचा था कि ये फालतू का बोझ है और इसे फेंक देना चाहिए। कहाँ पता था कि ये बोझ एक दिन मेरी जिंदगी बदल देगा। दुष्यंत अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन दिखाई दिया। ये एक ऑडियो मैसेज था जो रागिनी ने भेजा था। दुष्यंत, मैंने तुम्हें कहा था ना प्रतीक की कंप्लेंट मत करना, फिर भी तुमने क्यों की? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वो मेरे साथ क्या करने वाला है? प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। सर को कह दो कि ये सब तुमने किया।
वरना वो मेरा प्राइवेट वीडियो सबके सामने लाकर रख देगा। दुष्यंत को रागिनी के झूठ का कोई अंदाजा नहीं था। वो उसकी भावनाओं में बहता जा रहा था। उसने तुरंत ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा और अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इससे पहले कि वो घड़ी की सुइयों को घुमाता, उसका हाथ डायरी से जा टकराया। हाँ, ये डायरी बार बार मेरे काम के बीच में आ रही है। अगर मैंने सही समय पर रागिनी का भविष्य नहीं बदला तो सब कुछ बदल जाएगा। एक तरफ दुष्यंत ने डायरी को उठाकर टेबल पर रखा और दूसरी तरफ सुभाष फिर से हंसने लगा। देख गौतम, हम जीत रहे हैं। आगे की तैयारी शुरू करो। वो सही जगह पर पहुंचना चाहिए। गौतम भी सुभाष की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी सुभाष ने एक चुटकी बजाई और सामने से एक रोबोट 2 वाइन के गिलास लेकर आ गया। आई थिंक यही सही होगा। अगर मैं सही कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग घड़ी की सुइयों को घुमाकर इस लाल बटन को टच करूं तो शायद मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। दुष्यंत ने अपनी सारी रिसर्च पूरी कर ली थी। सोशल मीडिया पर जितने वीडियो वो देख सकता था देख चुका था। साथ ही ड्रॉर में रखी दोनों नोटबुक्स को भी उसने अच्छी तरह पढ़ लिया था। पक्के इरादे के साथ उसने कैलकुलेशंस के अनुसार घड़ी की सुइयों को घुमाना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर देना बेटा, मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। काश मेरे पास इतना समय होता कि मैं तुझे समझा पाता। तेरे हाथ में जो डिवाइस मैंने पकड़ा दिया था वो क्या कर सकता है। इतना कहते ही प्रभाकर ने डेथ का बटन दबा दिया। फिर अंधेरे में अपने घास के बिस्तर पर बगल में रखी हुई एक फोटो को देखकर उस पर हाथ फेरने लगा। फोटो के किनारे पर एक बैच लगा हुआ था जिस पर लिखा था साइंटिस्ट। क्या प्रभाकर का ये आखिरी फैसला उसके पोते की जान ले लेगा? क्या दुष्यंत अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या किसी और दुनिया में पहुंच जाएगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अरे ये क्या है? ये किस तरह के धमाके की आवाज है? चल कर देखना पड़ेगा। लगता है कोई बम ब्लास्ट हुआ है। उस बुजुर्ग आदमी यानी कि प्रभाकर ने जैसे ही मौत के बटन को दबाया था, पूरा घर ढह गया और बड़ा सा धमाका हुआ। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लिया। पुलिस और बचाव कर्मी अंदर गए। ये तो पुराना घर लग रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं है, शायद बंद ही पड़ा था। लेकिन सर, धमाका तो काफी बड़ा हुआ है। इसकी कोई तो वजह होगी। दुष्यंत के दादाजी का घर पूरी तरह धूल में मिल गया था, लेकिन दुष्यंत का कोई नामो निशान नहीं था। सुभाष, ये किस तरह का धमाका है? और वो लड़का कहाँ गया? गौतम का सवाल सुनते ही सुभाष भी एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पैनल की तरफ बढ़ते हुए एक बटन को दबाया और एक होलोग्राफिक स्क्रीन सामने आ गई। वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। ये कहते हुए सुभाष ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक पतली सी सड़क नजर आ रही थी जो कि सुभाष के विला से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी, जहां एक आदमी अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहा था। पीछे पीछे एक और आदमी आया। उसने एजेंट की तरह कपड़े पहने हुए थे। रुको। एजेंट ने आदमी को आवाज देकर रोका। अगले ही पल उसने अपनी जेब से एक तेज धार वाला हथियार निकाला। क्या तुम मुझे मारने वाले हो? पर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम बस मोहरे हो। इतना कहकर एजेंट ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया और उसे तड़पने के लिए जमीन पर छोड़ दिया। वो आदमी दर्द में चिल्ला रहा था। तभी एक तेज रोशनी उसे नजर आने लगी। उसी रोशनी से निकलकर दुष्यंत वहां आ पहुंचा और ठीक उस आदमी के बगल में आ गिरा। सब कुछ धुंधला क्यों नजर आ रहा है? ये क्या हो रहा है? ये किस तरह की आवाज है? मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या मेरे आसपास कोई है? दुष्यंत धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके हाथ में एक चाकू आ गया। अगले ही पल उसे साफ नजर आने लगा। ये सब क्या हो रहा है? मैं ये कौन सी जगह पर हूँ? इतना कहते ही दुष्यंत मुड़ा और उसने अपने सामने आखिरी सांस गिनते हुए उस आदमी को देखा। दुष्यंत के हाथों से चाकू छूट गया। इससे पहले कि वो उस आदमी को बचाने की कोशिश करता, पीछे से आवाज आई, हेड डाउन, वहाँ से हिलना मत। एजेंट कामरान दुष्यंत के पास आया। उसने अपनी जेब से एक इलेक्ट्रिक गन निकाली और उसे दुष्यंत की तरफ तानते हुए उसकी गर्दन पर लगा दिया।
ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। दुष्यंत के कुछ भी कहने से पहले एजेंट कामरान ने इलेक्ट्रिक गन का बटन दबा दिया और दुष्यंत दर्द में चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। काम हो गया सर, हम उस लड़के को लॉक करके आपके पास लेके आ रहे हैं। मुझे उस लड़के से कोई मतलब नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम्हें उसके अलावा और क्या मिला। सॉरी सर, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। गौतम, इससे पूछो कि उसे डिवाइस मिला या नहीं। एजेंट होलोग्राफिक स्क्रीन में देखते हुए सुभाष और गौतम से बात कर रहा था। सुभाष के गुस्से ने उसे हैरानी में डाल दिया। इससे पहले कि गौतम उससे सवाल करता, एजेंट ने जवाब दिया, नहीं सर, मुझे कोई डिवाइस नहीं मिला। एजेंट के मुंह से ये सुनते ही सुभाष ने अपने सामने रखे आर्टिफिशियल फूलों का वाज जमीन पर पटक दिया। जैसे ही वो लड़का होश में आए तब ऑफिसर से कहना उसे मारना शुरू करे। उसके किसी सवाल का जवाब मत देना और तब तक मारो जब तक ये ना लगे कि अगली चोट उसकी जिंदगी की आखिरी चोट हो सकती है। जब उसका दिमाग दर्द में डूबा होगा तभी वो हमारा काम करेगा। अपनी बात खत्म करते हुए गौतम ने पैनल में लगा हुआ बटन दबा दिया और सुभाष की तरफ देखकर कहा, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? दुष्यंत की आंख खुली। उसने सामने ऑफिसर ओंकार को देखकर होश में आते ही पूछा, ये कौन सी जगह है? ऑफिसर ओंकार ने तुरंत उसके मुंह पर पानी गिरा दिया और उससे कहा, क्राइम करने के बाद इंसान कहाँ हो सकता है? तुम वहीं हो, जेल में। बहुत ही जल्द तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। मौत की सजा? और क्यों? अगले ही पल दुष्यंत को याद आया कि जैसे ही वो टाइम मशीन के जरिए इस दुनिया में आया था, वैसे ही उसके हाथ में एक चाकू था और एक आदमी उसके सामने मरा पड़ा था। ये गलतफहमी है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। दुष्यंत के मुंह से एक और शब्द निकलते ही ऑफिसर ओंकार ने थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड और हवा में तैरती हुई गाड़ियों से काफी दूर एक रोबोटिक चिड़िया आसमान में उड़ती हुई नजर आई। चिड़िया की चोंच में एक छोटा सा डिवाइस था और वो उसे लेकर एक गुफा के अंदर घुस गई। मैं तो सारी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन मेरी मशीनें हमेशा मेरा साथ देती हैं। इतना कहकर उसने हाथ आगे बढ़ाया। रोबोटिक चिड़िया ने उसके हाथ में डिवाइस रख दिया। डिवाइस को एक इनविजिबल वायर से कनेक्ट करते हुए प्रभाकर ने हाथ में पहनी हुई घड़ी पर एक बटन दबा दिया। होलोग्राफिक स्क्रीन पर उसे दुष्यंत नजर आने लगा। मैं कह रहा हूँ ना सर, मैंने कोई खून नहीं किया। पर मैं कह रहा हूँ कि खून तुमने किया है। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। तुम्हारे हाथ में चाकू था। सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं और ऊपर से तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कहकर ऑफिसर ओंकार उसे फिर से टॉर्चर करने लगा। तभी लॉकअप का दरवाजा खुला और सूट बूट पहने गौतम अंदर आया। ऑफिसर ओंकार ने तुरंत उसे सल्यूट किया। तो ये है वो खूनी जो हमारी दुनिया के नियम और कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपकी दुनिया? क्या मतलब है इसका? हम जहाँ रहते हैं वो हमारी दुनिया है और जो यहाँ क्राइम करता है हम उसे इस दुनिया से मिटा देते हैं। सर प्लीज, मैंने यहाँ कोई क्राइम नहीं किया। मैं तब से इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। गौतम दुष्यंत की बात पर हंसने लगा। तभी उसने अपनी कलाई पर पहनी हुई वॉच का बटन दबाया और सामने एक होलोग्राफिक फॉर्म नजर आने लगा। तुम यहाँ पर अपना अंगूठा लगा दो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। दुष्यंत गौतम की बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो होलोग्राफिक फॉर्म को ध्यान से पढ़ने लगा और फिर चौंकते हुए बोला, ये कैसा फॉर्म है सर? और इसमें लिखा है कि मेरे फिजिकल टेस्ट होंगे। वो किस तरह के टेस्ट हैं? इन टेस्ट के जरिए पता चलेगा कि तुम्हारी बॉडी कितना टॉर्चर झेल सकती है, क्योंकि अगर तुम इस तरह सच्चाई छुपाते रहे तो हमें मजबूरन तुम्हें इस मशीन के जरिए समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये मशीन तुम्हारे दिमाग का नक्शा बनाएगी और वो सारी चीजें क्रिएट करेगी जो तुमने की होंगी। हमें पता चल जाएगा कि तुमने खून किया था या नहीं। गौतम की बात सुनते ही दुष्यंत हैरान रह गया। ये 2012 नहीं हो सकता, मैं कहीं और आ गया हूँ। यहाँ सब कुछ बहुत अलग लग रहा है। जब ये लोग मुझे ले जा रहे थे तब आसपास की बिल्डिंग्स भी अजीब थी और मैं एक बड़ी अजीब सी गाड़ी में आया था। अब ये होलोग्राफिक इमेज और ये टेस्ट, कहीं मैं फ्यूचर में तो नहीं आ गया? क्या दुष्यंत को उसके सवाल का जवाब मिल पाएगा? क्या प्रभाकर को टाइम ट्रैवल मशीन वापस मिल गई थी? क्या दुष्यंत का टेस्ट किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।
भगवान का शुक्र है वो बच गया, लेकिन ये दुनिया बड़ी बेरहम है। अगर उन लोगों ने अपनी मशीनों के जरिए उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की तो वो इस टॉर्चर को झेल नहीं पाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ही कुछ करना होगा। एक तरफ प्रभाकर अपने पोते को बचाने की कोशिश करना चाहता था और दूसरी तरफ गौतम ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए दुष्यंत से कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। यहाँ पर अपना अंगूठा लगाओ और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। जितना जल्दी हो सके हम तुम्हारा टेस्ट शुरू करेंगे। अपनी बात खत्म करते ही गौतम ने ऑफिसर ओंकार की तरफ देखा और उसे बाहर आने का इशारा किया। दोनों ने एक नजर दुष्यंत की तरफ डाली और लॉकअप से बाहर आ गए। ये किस तरह से मुंह खोलेगा मुझे नहीं पता। प्यार से, मार से या फिर जो करना पड़े उसके साथ वो करो, पर इससे ये बात उगलवानी है कि डिवाइस कहाँ है। सर, पर इस पर मर्डर का चार्ज है। वो मर्डर इसने नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है सर? अभी कुछ देर पहले एजेंट कामरान ने मुझसे कहा था कि उन्होंने मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा है। ऑफिसर, तुम अच्छी तरह जानते हो यहाँ पर एजेंट कामरान ही नहीं बल्कि हर इंसान वही करता और कहता है जो उन्हें करने को और कहने के लिए कहा जाता है। इसलिए मैं तुम्हें भी वही सलाह दे रहा हूँ। ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, बस उस लड़के से पूछो कि डिवाइस कहाँ है। ऑफिसर ओंकार ने खुद को लाचार महसूस करते हुए गौतम की बात मान ली। गौतम वहाँ से बाहर निकल गया। उसके जाते ही ऑफिसर ओंकार ने एक पुलिसमैन को बुलाया और लॉकअप की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस लड़के को गौर से देखो। तुम्हें उसे तब तक मारना है जब तक कि वो ये ना बता दे कि उसने डिवाइस कहाँ रखा है। इतना कहकर ऑफिसर ओंकार वहाँ से निकल गया। जाते जाते वो सोचने लगा, पता नहीं कब तक इस दुनिया में ये सब चलता रहेगा। मैं लॉयर हूँ, कोई कैदी नहीं। तुम इस तरह से बात कर रहे हो जैसे मैं तुमसे कोई भीख मांग रही हूँ। मैं अपने क्लाइंट से मिलना चाहती हूँ, उसकी तबीयत खराब है। अगर आपके क्लाइंट की तबीयत खराब है तो उनका इलाज कर दिया जाएगा। आप कोई डॉक्टर नहीं है। अभी अभी आपने कहा कि आप एक लॉयर हैं। मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। सिक्योरिटी स्टेशन के बाहर रिया पुलिसमैन से बहस कर रही थी। उसके हाथ में एक फाइल थी और मेडिसिन का लिफाफा भी। तभी गौतम की नजर उस पर पड़ी। इज एवरीथिंग ओके मैडम? रिया ही नहीं, गौतम को इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान जानता था, लेकिन रिया उससे नफरत करती थी। रिया एक ईमानदार लॉयर थी और गौतम ने कई बार उसके चर्चे सुने थे। यस मिस्टर गौतम, सब ठीक है। थैंक यू फॉर आस्किंग। आपको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद गौतम ने पुलिसमैन की तरफ देखा और कहा, मैडम को जो करना है करने दो। भरोसा करो, हमारी दुनिया में ये इकलौती हैं जो कानून की रक्षा कर रही हैं। इतना कहकर गौतम तंज कसते हुए वहाँ से चला गया। पुलिसमैन ने रिमोट दबाकर दरवाजा खोल दिया। रिया ने गुस्से में पुलिसमैन की तरफ देखा और डोर के अंदर चली गई। लॉकअप नंबर 105 के पास पहुँचते ही रिया ने विंडो नॉक की। अंदर से खांसते हुए एक आदमी ने विंडो खोली। रिया मैडम, आप यहाँ? हाँ, डॉक्टर तो यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये लीजिए अपनी मेडिसिन। रिया ने बीमार आदमी के हाथ में मेडिसिन पकड़ा दी। आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मैं जानता हूँ यहाँ तक आने के लिए भी आपको बहुत परेशानी हुई होगी, फिर भी आपका धन्यवाद। इतना कहकर उस आदमी ने अपने लॉकअप की छोटी सी विंडो बंद कर दी। ये क्या, इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है? ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। इतना कहते हुए रिया उस लॉकअप की तरफ बढ़ने लगी जहाँ से दर्द में चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ओपन द गॉडडैम डोर। रिया मैडम, आप अंदर कैसे आई? आपको यहाँ आना अलाउड नहीं है। आप रूल्स और रेगुलेशंस अपने फॉलो करते ऐसा लग नहीं रहा। इस हिसाब से तो लॉकअप में किसी क्रिमिनल को मारना भी अलाउड नहीं है, पर आपकी हरकतों की गूंज पूरे लॉकअप एरिया में सुनाई दे रही है। इसने एक आदमी की जान ली है, पर आपका इससे क्या लेना देना? आपको तो यही लगता है कि सिस्टम खराब है। हम सब लोग गलत हैं, सिर्फ आप सही है। अगर इसने क्राइम किया है तो उसका फैसला कोर्ट में होगा। आप क्यों फैसला सुना रहे हैं? मैं फैसला नहीं सुना रहा, बस सही एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो आजकल पुलिस इस तरह से एविडेंस इकट्ठा करती है? इतना कहते ही रिया ने दुष्यंत की तरफ देखा। दुष्यंत उसे हैरानी से देख रहा था। तभी दर्द में कराती आवाज में दुष्यंत ने कहा, मुझे भरोसा था रागिनी, तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। इतना कहकर दुष्यंत उठ खड़ा हुआ और रिया के कंधे पर गिर गया। पुलिसमैन ने उसे रिया से दूर हटाया। रिया हूबहू रागिनी जैसी नजर आ रही थी। ये पानी पी लो। वैसे मैं रागिनी नहीं, रिया हूँ। क्या तुम मुझे अपना नाम पता बता सकते हो? दुष्यंत के लिए रिया की पूरी बात सुन पाना मुश्किल हो रहा था। वो दर्द में था, इसलिए उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, रागिनी, ये अजीब जगह है, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया।
मैं तो 2012 में जाने वाला था, पर शायद मैं फ्यूचर में आ गया हूँ। शायद टाइम ट्रैवल मशीन ने मेरे साथ धोखा किया है। थोड़ा कम हाथ चलाओ, ऐसा लगता है ये पागल हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। अगर तुम इसे ऐसे ही टॉर्चर करते रहे तो ये मर ही जाएगा, फिर मैं तुम पर केस कैसे करूंगी। इतना कहकर रिया लॉकअप से बाहर चली गई। जाते जाते वो मन ही मन कह रही थी, सचमुच लोग यहाँ आकर पागल हो जाते हैं। रिया अपनी पुरानी मॉडल की कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़ी। रिया ये एक आखिरी होप है। अगर वो केस लड़कर इन झूठे लोगों को कुछ दिन तक रोक पाएगी तो शायद कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। प्रभाकर ने अपने कांपते हाथों से एक लिफाफा उठाया और उसे उसी रोबोटिक चिड़िया की चोंच में फंसाते हुए रिया के घर के कोऑर्डिनेट्स सेट कर दिए। रोबोटिक चिड़िया गुफा के बाहर उड़ान भरते ही आकाश में गायब हो गई। सर, मर्डर केस वाला कैदी मार खाकर बेहोश हो गया है। अगर उसे और मारा तो उसकी जान चली जाएगी। ठीक है, उसे छोड़ दो। क्या उसने कुछ बताया? नहीं, बस बहकी बहकी बातें कर रहा है कि वो 2012 में जा रहा था और शायद फ्यूचर में आ गया। यही बात तो वो बार बार बोल रहा है। ये खबर देते ही पुलिसमैन ने होलोग्राफिक स्क्रीन को साइन ऑफ कर दिया। ऑफिसर ओंकार ने गौतम की ओर देखकर कहा, अब आगे क्या करना है सर? फिलहाल उसे आराम करने दो, उसका जिंदा रहना हमारे लिए जरूरी है। ये कहकर गौतम ने भी होलोग्राफिक स्क्रीन को साइन ऑफ कर दिया। रिया जैसे ही अपनी पुरानी मॉडल की कार से उतरकर घर के दरवाजे के पास पहुंची, तभी रोबोटिक चिड़िया तेजी से उड़ती हुई आई और उसने अपनी चोंच से एक लिफाफा उसके दरवाजे पर फेंक दिया। रिया ने चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखा। चिड़िया कुछ देर वहाँ मंडराई और फिर वापस उड़ गई। ये क्या है? अक्सर मैंने न्यूज में सुना था कि पेपर पर भी काम होता है, लेकिन पहली बार पेपर का लिफाफा देख रही हूँ। रिया ने लिफाफे को खोला। उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जिन्हें पढ़ते ही रिया के चेहरे के भाव बदलने लगे। ये अब आखिर क्या है? कौन है जिसने मुझे ये भेजा? उन कागजों में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर रिया के होश उड़ गए? और क्या प्रभाकर का ये कदम रिया को सच्चाई तक लेकर जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर इंसान टाइम ट्रेवल के साथ खेलने की कोशिश करे तो टाइम उसे ही नहीं बल्कि सबको बर्बाद कर देता है। और दुष्यंत वो इंसान है जिसने अपनी नादानी में उस बर्बादी को बुलाया है। इस केस को लड़ो और उसे बचा लो, दुनिया खुद बच जाएगी। लिफाफे के अंदर कुछ और भी पेपर्स थे। शुरुआती कागजात देखने के बाद रिया की नजर एक खास लेटर पर पड़ी। उसमें लिखी कुछ बातें उसे समझ आ रही थीं और कुछ उसकी समझ के बाहर थीं। क्या मतलब है इसका? और ये किस तरह की पेपर्स है? गहरी सांस लेने के बाद रिया को थकान महसूस होने लगी। उसने अपने घर के दरवाजे की तरफ देखा। हाय रिया, वेलकम बैक। आपका चेहरा थका हुआ लग रहा है। आपके शरीर का तापमान सामान्य है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। आप अपनी थकान मिटाने के लिए चाय या कॉफी ले सकती हैं। बताइए, आप क्या पसंद करेंगी? रिया का घर बेहद फ्यूचरिस्टिक था। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा और डोर मैट पर अपने पैर पहुंचे, मैट के चारों ओर लाइट जल उठी। तभी एआई ने अपनी सलाह देनी शुरू कर दी। कॉफी। एक तरफ रिया लिफाफे में रखे पेपर्स की जांच कर रही थी और दूसरी तरफ सुभाष और गौतम होलोग्राफिक स्क्रीन पर रिया के घर की निगरानी कर रहे थे। ये सब क्या है गौतम? हम इतनी देर से इस लड़की को क्यों देख रहे हैं? ये कोई मामूली लड़की नहीं, रिया दत्त है। वही रिया दत्त? हाँ, वही इस दुनिया में सिर्फ एक ऐसी लड़की है जिसे खरीदना मुश्किल है। अगर गलती से भी इसने इस लड़के का केस लड़ने के बारे में सोचा तो हमारा काम लंबा खिंच जाएगा। गौतम की बात सुनकर सुभाष जोर जोर से हंसने लगा। ये दुनिया हमारी है, हमने इसे बनाया है। यहाँ पर पुलिस, जेल, कोर्ट, जज सब हम ही हैं। फिर तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? इसके केस लड़ने से क्या हो जाएगा? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर ये केस लड़ने पर उतर आई और हमने जबरदस्ती बिना सबूत के केस की दिशा मोड़ने की कोशिश की तो जो लोग अब तक हमारे डर से चुप हैं, उन्हें हिम्मत मिलेगी, वो भी बगावत पर उतर आएंगे। इतना सुनते ही गौतम खड़ा हो गया और सुभाष के ठीक सामने जाकर अपनी बात जारी रखी। और इस वक्त हमारे पास लोगों को संभालने का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द टाइम मशीन को ढूंढना होगा। गौतम की बात सही थी। सुभाष सोच में पड़ गया और बोला, जो कोई भी टाइम मशीन और हमारे रास्ते में आए उसे खत्म कर दो।
इतना कहकर सुभाष फैसिलिटी से बाहर निकला। गौतम ने उसे जाते हुए देखा और खुद से कहा, अगर एक दुनिया बनाकर उसमें मौजूद लोगों को तुम खुद ही खत्म करने पर उतर आए, तो फिर इस दुनिया को बनाने का मतलब क्या है? ये सोचते हुए गौतम ने होलोग्राफिक स्क्रीन पर जूम किया और रिया के घर के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। एक तरफ गौतम रिया को मिले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाह रहा था और वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत अभी भी अपनी गलती के बारे में सोच रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उस डिवाइस के साथ छेड़खानी करनी नहीं चाहिए थी। अगर मैं इस दुनिया में मर गया तो रागिनी का क्या होगा? इतने में लॉकअप का दरवाजा खुला और एक पुलिसमैन अंदर आया। उसने कुछ कपड़े टेबल पर रखते हुए कहा, ये कपड़े पहन लो, तुम्हारी हियरिंग जल्दी शुरू होने वाली है। क्या मुझे कोर्ट ले जाया जाएगा? पहली हियरिंग में किसी को कोर्ट नहीं ले जाते, वर्चुअल हियरिंग होगी। अजीब आदमी है, इसे इतना भी नहीं पता। पुलिसमैन ने मन ही मन कुछ बड़बड़ाते हुए दुष्यंत के हाथ में एक गोली रखी और कहा, इसे खा लो। मुझे कोई बीमारी नहीं है, फिर मैं ये गोली क्यों खाऊं? भूखे मरना चाहते हो तो मत खाओ। क्या ये एक गोली मेरा खाना है? ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि हम सबका खाना है। चुपचाप खा लो। और हाँ, अगर तुम्हारे लॉयर को कोई मैसेज देना हो तो मैं उस तक पहुंचा दूंगा, बस उसकी फीस तुम्हें ही देनी होगी। दुष्यंत अपने हाथ में रखी गोली को खाने की कोशिश कर रहा था। पुलिसमैन की बात सुनकर वो चौंक गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, लॉयर? मेरा कोई लॉयर नहीं है। देन गुड लक। इतना कहने के बाद पुलिसमैन लॉकअप से बाहर चला गया। जितना मैं इस पहले को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये उतनी ही उलझती जा रही है। रिया ने एक पेपर उठाया जिस पर टाइम मशीन का डायग्राम बना था और उसे गौर से देखने लगी। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उस लड़के ने कहा था कि वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गया है। फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन उसने टाइम ट्रेवल का नाम लिया था। इस ख्याल के साथ रिया ने होलोग्राफिक स्क्रीन पर टच किया। उसने एक सर्च बार खोला और उसमें दुष्यंत का नाम डाला। तभी एक रोबोटिक आवाज आई, नो मैच फॉर दिस। इसका मतलब वो सच बोल रहा था। वो सचमुच इस दुनिया का नहीं है। मुझे उसे बचाना होगा, पर कैसे? ये सोचते हुए रिया ने तुरंत घड़ी की तरफ देखा। ओह गॉड, कोर्ट का टाइम हो गया। इस बीच उससे बात करना मुश्किल होगा। मुझे इसकी परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के मैं उसे डिफेंड नहीं कर सकती। कुछ देर तक इधर उधर टहलने के बाद रिया ने सिक्योरिटी स्टेशन पर कॉल लगाया। हेलो हेलो, मैं लॉयर रिया बोल रही हूँ। मुझे मिस्टर दुष्यंत से बात करनी है। यहाँ इस नाम का कोई ऑफिसर नहीं है मैडम। दुष्यंत वो एक कैदी है जिसके ऊपर मर्डर का चार्ज है। मैं उसका केस लड़ना चाहती हूँ। प्लीज आप उसे कनेक्ट करवाइए। उसकी हियरिंग चल रही है, वरना मैं खुद आती। आपको खुद ही आना होगा। मैं आपके लिए प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं जा सकता। ये कहते हुए पुलिसमैन ने फोन काट दिया। ओह गॉड, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी दुनिया में मरूंगा जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जिस जगह से दुष्यंत को पकड़ा गया था वहाँ की फुटेज स्क्रीन पर दिख रही थी। उसके साथ साथ एक के बाद एक सबूत दुष्यंत के खिलाफ पेश किए जा रहे थे। इन सब के चलते दुष्यंत अंदर से टूट चुका था। इतने में स्क्रीन पर जज का चेहरा नजर आया। जज ने दुष्यंत से कहा, मिस्टर दुष्यंत, क्या आपकी तरफ से कोई लॉयर है जो आपका बचाव कर सके? दुष्यंत ने सर झुकाकर ना में हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं, अगर आप पेश किए गए सबूतों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। दुष्यंत ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं अचानक वहाँ पहुँचा और जब मैंने देखा तो मेरे हाथ में चाकू था। मेरे सामने वो आदमी था जिसे मैं जानता तक नहीं। वो दर्द से कराह रहा था। तभी पुलिस आई, मुझे पकड़ा और यहाँ लाकर पटक दिया। दुष्यंत इतना कहकर चुप हो गया। दूसरी तरफ रिया अपने सारे सबूतों को बैग में रखते हुए घर से बाहर निकलने लगी। जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, उसने देखा कि 2 गार्ड दरवाजे के ठीक सामने खड़े थे। वो सितारा कंपनी की टोपी पहने थे। ये देखकर रिया ठिठक गई। सितारा कंपनी के गार्ड यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है सचमुच इस लड़के का केस उतना छोटा नहीं है जितना मैंने सोचा था। लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकती। मुझे किस लड़ना ही होगा। इतना कहकर रिया ने पीछे मुड़कर घर के पिछले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या रिया इन सब से बचकर सिक्योरिटी स्टेशन तक पहुंच पाएगी या फिर दुष्यंत को पहले ही हियरिंग में सजा सुनाई जाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। हेलो रिया,
आपको पता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए एक स्टॉकर की तरह आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी? गौतम की ये बात सुनकर रिया की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। इसके सामने से बचकर निकलना इतना आसान नहीं होगा। रिया ने ये सोचते हुए गौतम को अंदर बुलाने का दिखावा किया। जैसे ही गौतम अंदर आया, रिया ने तेजी से दरवाजा बंद किया और अपने रिमोट से गाड़ी को अनलॉक करते हुए दौड़कर उसमें बैठ गई। बहुत बड़ी गलती कर रही हो, ऐसा करने से तुम बच नहीं सकती। गौतम ने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर गया। इस शोर को सुनते ही गार्ड्स पीछे के दरवाजे पर पहुंचे। उनमें से एक ने रिया पर निशाना साधने की कोशिश की, तभी गौतम ने उसकी गन को पकड़ लिया। नो, वी कांट किल हर। अब जो भी होगा आज की हियरिंग के बाद ही होगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो फैसला सुनाए जाने से पहले वहाँ पहुँच पाएगी। होलोग्राफिक स्क्रीन पर जज नजर आ रहा था। उसने अपनी कलाई की ओर देखा और कहा, फैसला 10 मिनट बाद सुनाया जाएगा। जज की बात सुनते ही स्क्रीन पर मौजूद बाकी वीडियो एक एक करके बंद होने लगे। दुष्यंत ने एक लंबी सांस ली। 10 मिनट रुकने का भी क्या मतलब है? 10 मिनट बाद भी वही होगा जो होना है। ये कहते हुए दुष्यंत ने अपनी नजरें झुका ली और वहीं दूसरी तरफ रिया का सिक्योरिटी स्टेशन पर पुलिसमैन से झगड़ा हो रहा था। आप एक लॉयर को सिक्योरिटी स्टेशन के अंदर जाने से नहीं रोक सकते। मैडम, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप हमें मौका ही नहीं देती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? रिया के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर लॉकअप के पास खड़ा पुलिसमैन भी बाहर की ओर देखने लगा। दुष्यंत ने ये सुना और अपनी जगह से उठकर आवाज की तरफ ध्यान लगाया। ये आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे रागिनी बोल रही हो। रागिनी का नाम लेते ही दुष्यंत आगे बढ़ने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें यहाँ से उठने की इजाजत नहीं है, वापस आओ। इससे पहले कि दुष्यंत वापस लौटता, एक तेज आवाज आई। दुष्यंत, आई विल फाइट फॉर यू। ये कहते हुए रिया बिना किसी की परवाह किए अंदर चली गई। उसने दुष्यंत के सामने एक होलोग्राफिक फॉर्म ओपन किया और कहा, यहाँ सिग्नेचर कर दो। जैसे ही दुष्यंत ने सिग्नेचर किए, पीछे से वही पुलिसमैन आया और चिल्लाया, मैडम, मैंने आपको बताया था कि आप अंदर नहीं जा सकती। रिया ने फॉर्म दिखाते हुए जवाब दिया, मेरा क्लाइंट यहाँ है, उसकी हियरिंग शुरू होने वाली है। आप मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकते। रागिनी, तुम लेट हो गई हो। ये नाम सुनकर रिया ने चौंकते हुए दुष्यंत की तरफ देखा। तुमने पहले भी ये नाम लिया था, है ना? कोई बात नहीं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मेरा नाम रिया है एंड आई एम योर लॉयर। वो लोग अपना फैसला सुनाने वाले हैं। यू कैन कंटिन्यू। मेरा नाम रिया दत्त है, मैं दुष्यंत की लॉयर हूँ। मैंने अपने पेपर्स चैट बोर्ड में शेयर कर दिए हैं और साथ में कुछ सबूत भी है जो कोर्ट के सामने पेश करना चाहती हूँ। रिया की आवाज सुनते ही दूसरे पक्ष के लॉयर संकेत का चेहरा स्क्रीन पर नजर आया और उसने कहा, यहाँ मौजूद जूरी मेंबर्स और जज से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रिया दत्त की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाए। वो कोर्ट रूम का समय बर्बाद कर रही हैं और कुछ नहीं। मैं मानती हूँ मैं लेट आई हूँ, इसके लिए मैं जज और ज्यूरी मेंबर से माफी मांगना चाहूंगी और साथ ही ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि ये मामला मेरे समय पर आने या देर आने का नहीं है, बल्कि एक 20-22 साल के लड़के के भविष्य का है। आज हम उसका फैसला करने जा रहे हैं, इसलिए मैं कोर्ट रूम में ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर 5 मिनट के बाद आपको लगे कि मेरे सबूत बेबुनियाद हैं, तो आप अपना फैसला सुना सकते हैं। मेरे कोर्ट में लेट आने की एक वजह ये भी थी कि आपकी तरह मैं भी इस लड़के पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। इस लड़के ने मुझसे कहा था कि वो टाइम ट्रेवल करके इस दुनिया में आया है और तभी उसने एक आदमी को तड़पते हुए देखा, लेकिन जब मैंने इसका नाम और चेहरा हमारे डाटाबेस में सर्च करने की कोशिश की तो वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। रिया की इस बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं सुभाष अपने ऑफिस में स्क्रीन पर रिया के पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स को देखते ही चिल्लाने लगा, क्या बकवास है ये सब? तुरंत डेटाबेस चेक करो। अगर दुष्यंत के बारे में कुछ ना मिले तो उसकी कहानी बनाओ और उसकी प्रोफाइल क्रिएट करो। सुभाष की बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी ऑपरेटर्स दुष्यंत की आइडेंटिटी चेक करने लगे। What the hell? ये कहते हुए सुभाष ने अपने हाथ में रखा वाइन का ग्लास टेबल पर पटक दिया। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो क्रिएट करो, बनाकर बताओ कि ये लड़का इस दुनिया का है, यही पढ़ा लिखा है, इसके माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए और अभी अनाथ है। ये कहते हुए सुभाष ने गौतम की तरफ देखा और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में उस लॉयर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन तुम्हारे सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकता। दिस इज आवर लास्ट चांस। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा।
गौतम फैसिलिटी से बाहर आ चुका था। वो आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन सोच रहा था। इतने सालों में पहली बार मैंने किसी को पसंद किया और अब मुझे इस पर गोली चलानी होगी। इस ख्याल के साथ गौतम अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ काफी देर के सन्नाटे के बाद जज का चेहरा स्क्रीन पर नजर आने लगा। रिया दत्त द्वारा पेश किए गए सबूत के बाद इस केस ने एक पेचीदा मोड़ ले लिया है, इसलिए आप दोनों वकीलों को कोर्ट 1 हफ्ते का समय देती है। 1 हफ्ते बाद ये केस कोर्ट रूम में लड़ा जाएगा, जहां दोनों वकीलों के साथ साथ गुनहगार को भी पेश होना पड़ेगा और फैसला सभी की मौजूदगी में ही सुनाया जाएगा। जज का फैसला सुनते ही दुष्यंत ने उम्मीद भरी नजर से रिया की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ एक एक कर सभी लोग स्क्रीन पर साइन ऑफ करके निकलने लगे। चलो हमारे साथ। रुको, मुझे अपने क्लाइंट से बात करनी है। पुलिसमैन ने दुष्यंत का हाथ छोड़ दिया और रिया ने दुष्यंत को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मुझे इस केस के बारे में पूरी डिटेल्स जाननी है। मुझे बताओ, आखिर इन सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? रिया की बात पर दुष्यंत ने उसे अपने बारे में बताया कि कैसे उसने रागिनी को बचाने के लिए ये सब शुरू किया था और कैसे वो 2012 में पहुंचने की जगह एक नई दुनिया में पहुंच गया, जो दुनिया बिल्कुल पृथ्वी जैसी होने के बाद भी वहाँ से अलग है। तुम्हें अंदाजा भी है दुष्यंत, तुमने अपनी नादानी में पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। मुझे बताओ वो डिवाइस कहाँ है? जैसे ही रिया ने ये सवाल पूछा, दुष्यंत के चेहरे पर कई सारे भाव एक साथ नजर आने लगे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेहोश था। जब मुझे होश आया तब मेरे हाथ में कोई डिवाइस नहीं था। दुष्यंत की बात खत्म होते ही रिया के फोन में एक नोटिफिकेशन टोन आया। ये मैसेज एक अननोन नंबर से था और उसमें लिखा था, क्या दुष्यंत ने डिवाइस के बारे में कुछ कहा? रिया को मैसेज करने वाला कौन था और वो डिवाइस के बारे में क्यों पूछ रहा था? क्या इस केस को लेने के पीछे रिया का कोई और मकसद था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अक्षत, तुम इस केस के जज हो और तुम्हें जानबूझकर इस केस के लिए चुना गया है। तब तक फैसला भी बता दो, काम ही खत्म हो जाएगा। इस केस में फैसला नहीं, दलीलें इम्पोर्टेंट हैं। जिस तरह आज कोर्ट में डेटाबेस चेक किए गए, वैसा आगे नहीं होना चाहिए। तो तुम कह रहे हो कि मैं कोर्ट में सबूत को आने से रोकूं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ये मर्डर का केस है, इसे मर्डर केस ही रहने दिया जाए। इसे एलियन, दूसरी दुनिया, टाइम ट्रैवल, इन सब से अलग रखा जाए तो ठीक होगा। गौतम अपनी बात खत्म करके जज के चेम्बर से बाहर निकल गया। मुझे तुम्हें ये डिवाइस देने के लिए कहा गया है। ये बहुत छोटा है, इसलिए ध्यान से रखना। इतना कहते ही हाथ मिलाते हुए रिया ने दुष्यंत की मुट्ठी में मटर के दाने जितना डिवाइस पकड़ा दिया। ये डिवाइस मुझे देने के लिए किसने कहा? दुष्यंत ने एक नजर डिवाइस को देखने के बाद रिया से पूछा। उस इंसान का नाम पी से शुरू होता है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। रिया की बात खत्म होते ही दुष्यंत ने एक बार फिर उस डिवाइस को देखा। ये कोई नया डिवाइस लग रहा है, ये वैसा नहीं है जैसा मेरे पास था। इतने में पुलिसमैन अंदर आया और दुष्यंत का हाथ पकड़ लिया। मीटिंग टाइम खत्म हो गया है, चलो अब। दुष्यंत को ले जाते हुए पुलिसमैन ने रिया को घूरा। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। एक तरफ पुलिसमैन दुष्यंत को अंदर ले गया और दूसरी तरफ रिया सिक्योरिटी स्टेशन से बाहर निकल गई। उसने देखा कि गौतम स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़ा था। गौतम यहाँ क्या कर रहा है? रिया ने गौतम को नजरअंदाज कर अपनी कार की तरफ जाना शुरू किया। We need to talk. मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम पिछले 2 साल से मुझे इग्नोर कर रही हो, ऐसे बिहेव करती हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। लेकिन आज हमें बात करनी होगी। हमारे बीच कोई बात नहीं हो सकती गौतम। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और अगर तुम्हारी सितारा कंपनी और उसके बॉस सुभाष ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है, तो अपना काम खत्म करो और जाओ। रिया ने उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गौतम ने फिर से रास्ता रोक लिया। जो कुछ भी तुम्हारे पापा के साथ हुआ था मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसकी वजह से तुम हर बार खुद को मुसीबत में नहीं डाल सकती। समझने की कोशिश करो। अगर तुम यही करती रही तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे पापा के साथ हुआ था। इसलिए जिद मत करो और मेरे साथ चलो। इतना कहकर गौतम ने गाड़ी का दरवाजा खोला। एक तरफ रिया गौतम की गाड़ी में बैठी और दूसरी तरफ दुष्यंत अपने रिया के दिए हुए डिवाइस को देखकर सोचने लगा। आखिर पी का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डिवाइस के जरिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही हो? ऐसे भी इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है।
इतना कहते ही दुष्यंत मटर के दाने जितने छोटे डिवाइस को अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़कर गौर से देखने लगा। उसे डिवाइस पर एक छोटा सा लाल रंग का बटन और एक हरे रंग का बटन दिखाई दिया। उसने हरे रंग का बटन दबाया। अरे बाप रे, ये सब क्या है? दुष्यंत को अपने सामने एक होलोग्राफिक इमेज नजर आने लगी। उसे देखते ही वो डर गया। तभी एक आवाज आई। डरो मत बेटा, मैं हूँ प्रभाकर। दादाजी, आप जिंदा हैं? हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ, लेकिन तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हें बिना बताए मैंने तुम्हारे हाथ में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन वो जिम्मेदारी तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। ये सुनते ही दुष्यंत रोने लगा। नहीं दादाजी, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने बिना सोचे समझे पता नहीं कितने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। इतना कहते ही दुष्यंत को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने इधर उधर देखा। उसकी डरी हुई हालत देखकर प्रभाकर ने कहा, डरो मत बेटा, ये डिवाइस मैंने खास ऐसे समय के लिए ही डिजाइन किया है। अपनी स्थिति को सामान्य बनाए रखो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। तुम जो देख रहे हो वो और कोई नहीं देख सकता। प्रभाकर की इस बात को सुनकर दुष्यंत ने एक लंबी सांस ली। उसे बेहतर महसूस होने लगा। दादाजी, क्या आपने उस वकील को भेजा था? प्रभाकर ने हाँ में सिर हिलाया। आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो सारी उम्मीद छोड़ चुका था। तुम मेरे पोते हो, तुम कभी उम्मीद नहीं छोड़ सकते। अपनी ताकत को पहचानो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें दुनिया को बचाना है। वो लड़की जो तुम्हारा केस लड़ रही है, वो सिर्फ कुछ दिन की मोहलत ले सकती है। उन दिनों में हमें ऐसा प्लान करना होगा जिससे तुम खुद को और उस डिवाइस को लेकर यहाँ से निकल सको। मैं जब जाऊंगा तो आपको भी साथ लेकर जाऊंगा दादाजी। पागल मत बनो, दुश्मन की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। जिस शक्ति को तुम इस दुनिया में खींच लाए हो वो तबाही मचा सकती है। इस डिवाइस को हाथ में लेकर तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। मैं सिर्फ तुम्हें तैयार करूंगा ताकि तुम खुद को और सबको बचा सको। पहले तो मुझे यकीन नहीं था दादाजी, और अब लग रहा है शायद मैं कुछ कर पाऊंगा और वापस जाकर अपना वादा भी पूरा कर सकूंगा। दुष्यंत की इस बात ने प्रभाकर के चेहरे के भाव बदल दिए। तुम बहुत नादान हो बेटा। इस लड़की पर भरोसा करके तुम यहाँ आए हो, उसने तुम्हें धोखा दिया है। दुष्यंत को प्रभाकर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। दादाजी, आप रागिनी को नहीं जानते, आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? दुष्यंत के सवाल ने प्रभाकर को सबूत दिखाने पर मजबूर कर दिया। बेटा, तुम एक ऐसे समय में पैदा हुए हो जहाँ तुम अपने सामने खड़े दादाजी की बात से ज्यादा 30 सेकंड के वीडियो पर भरोसा करोगे, इसीलिए तुम्हें सबूत दिखाना जरूरी है। ये देखो। दादाजी की बात खत्म होते ही होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आने लगा जिसमें रागिनी प्रतीक के साथ थी और दोनों आपस में बात कर रहे थे। तुमने उस बेवकूफ लड़के से ऐसा क्या कहा कि उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया? मुझे क्या कहना था? मैंने बस इतना ही कहा कि मैं तुमसे नहीं प्रतीक से प्यार करती हूँ और मैंने उसे उल्लू बनाया है। रागिनी की बात खत्म होते ही रागिनी और प्रतीक दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी रागिनी को गले लगाते हुए प्रतीक ने एक लंबी सांस ली। उस दिन एडमिन ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तो मुझे लग रहा था कि मेरी जॉब गई, लेकिन तुम्हारे फेक लेटर ने कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने कितनी खूबसूरती से उसकी हैंडराइटिंग कॉपी कर ली थी। ऐसे लड़कों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनके सामने एक दुख भरी कहानी सुना दो, 2 आंसू बहा दो और इंस्टाग्राम पर 2-4 रोमांटिक या दुख भरी रील भेज दो, बस इनका काम खत्म हो जाता है। प्यार का मारा दुष्यंत बेचारा, अगर उसे किसी दिन पता चल जाए कि तुमने उसे उसकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मुझे चिढ़ाने के लिए मिलवाया था तो शायद आत्महत्या कर ले। इतना कहकर प्रतीक कुछ देर के लिए रुका और फिर बोला, वैसे रागिनी, कहीं उसे सच में तो पता नहीं चल गया और उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से हंसने लगे। देखा, तुम्हें बेवकूफ बनाना उनके लिए कितना आसान था और तुमने इस लड़की की वजह से कितनी बड़ी नादानी कर दी। दादाजी, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में बेवकूफ हूँ। मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो?
अपनी मर्जी से टाइम ट्रेवल करके दूसरी दुनिया में आने वाले तुम पहले इंसान हो। मैं पहला कैसे हो सकता हूँ दादाजी? आप तो मुझसे पहले ही आए हैं। मेरे आने का तरीका और वजह दोनों अलग थे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चाहे दुनिया कोई भी हो, किसी पर भरोसा मत करना, अपनी वकील पर भी नहीं। क्या दुष्यंत इस दुनिया से खुद को बचा पाएगा या फिर बन जाएगा दूसरों के लालच का शिकार? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। किससे बात कर रहे हो? पुलिसमैन का सवाल सुनते ही दुष्यंत ने होलोग्राफिक स्क्रीन की तरफ देखा। दादाजी ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। क्या आपको यहाँ कोई और नजर आ रहा है? दुष्यंत के सवाल पर पुलिसमैन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अगले हफ्ते तुम्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब तक जितना अच्छे से रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इतना कहने के बाद पुलिसमैन लॉकअप से बाहर निकला। उसने अपनी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच पर एक बटन दबाया जिससे सीधा कॉल सुभाष को गया। सुभाष होलोग्राफिक स्क्रीन पर नजर आया। बताओ क्या खबर है? शायद ये पागल हो गया है, लगातार किसी से बात कर रहा है। उसे पागल मत समझो, उसकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखो। किसी नए लॉकअप में कैमरा फिट करवाओ और उसका एक्सेस डायरेक्ट हेडक्वार्टर्स को दो, फिर उसे वहीं शिफ्ट कर दो। ठीक है। और सुनो, जो भी काम करो बेहद सावधानी से करना। उस लड़के के साथ प्यार से पेश आओ। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि वो तुम पर भरोसा करे। हर तरीका अपनाना होगा ताकि वो डिवाइस के बारे में पता चल सके। इतना कहने के बाद सुभाष ने साइन ऑफ किया। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? गाड़ी सड़क पर तेजी से बढ़ रही थी। रिया ने चिढ़कर गौतम से पूछा। वहाँ जहाँ हम सुकून से बात कर सके। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी बात है रिया, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि पूरे शहर में सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं। अगर सुभाष ने हमें साथ देख लिया तो हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तुमने अभी भी कहा था कि तुम सुभाष से वादा करके आए हो कि मुझे मार डालोगे, फिर तुमसे बड़ा खतरा और कौन हो सकता है? देखो, मैं खुद को कभी अच्छा इंसान नहीं कहता, लेकिन तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा। गौतम की बात खत्म होते ही कार के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद गौतम ने रिया से पूछा। उस दिन अगर तुम्हारे पापा ने सच्चाई को बेनकाब करने की बात नहीं कही होती तो शायद आज हमारी दुनिया अलग होती। वो गलत नहीं थे, और अगर तुमने उनके बारे में एक और शब्द कहा तो मैंने कब कहा कि वो गलत थे? लेकिन जब पूरी दुनिया करप्ट हो तो सीधे तरीकों से चीजें नहीं सुधारी जा सकती। अगर उन्होंने वो बात पूरी पार्टी में कहने की बजाय मुझे अकेले में समझाई होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। हाँ, सही कहा तुमने। फिर शायद कहानी कुछ और ही होती। फिर मुझे पता चलता कि मेरे पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कुछ दिन बाद हम शादी कर लेते और तुम जिंदगी भर मुझसे सच छुपा कर रखती। रिया की इस बात ने गौतम को चुप कर दिया। तभी उसने गाड़ी रोक दी। देखो रिया, जब मुझे यहाँ लाया गया था तब मैं सिर्फ 10 साल का था। यहाँ आने का फैसला मेरा नहीं, सुभाष का था। लेकिन अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुमने उस पुलिसमैन को अच्छा जवाब दिया, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ उसे तुम पर भरोसा नहीं हुआ होगा। वो अपने बॉस को फोन करेगा और उसके बाद कोई न कोई नया प्लान बनाया जाएगा। कैसा प्लान दादाजी? उसके बारे में अगले 10 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें इस सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट करने के लिए कहा जाएगा। आपको ये सब कैसे पता? बेटा, इस दुनिया को क्रिएट करने वाला वो मेरा स्टूडेंट था। उसे लगता है वो बहुत आगे पहुंच गया है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कब और क्या सोच सकता है। अपनी चीजें उठाओ, तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ये सुनते ही दुष्यंत तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ से एक अजीब सी चीज जमीन पर गिर पड़ी। ये साउंड सुनते ही तुरंत ऑफिसर ओंकार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और भारी आवाज में कहा, तुम्हें पता है ना, लॉकअप के अंदर अपने हाथ में कोई भी चीज रखना गुनाह है। सर, मेरे पास कुछ नहीं था। आप चाहें तो तलाशी ले सकते हैं। इतने में पीछे से पुलिसमैन के हंसने की आवाज आई। ऑफिसर ओंकार ने पीछे मुड़कर देखा और पुलिसमैन ने जमीन पर पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया और ऑफिसर ओंकार को दिखाते हुए कहा,
सर अब तक तो मुझे शक था, लेकिन अब तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये लड़का बहुत बड़ा बेवकूफ है। लॉकअप के अंदर भी इसे चैन नहीं है। ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे इसकी मुसीबतें और बढ़ेगी। पुलिसमैन की बात सुनते ही ऑफिसर ओंकार ने दुष्यंत को धक्का दे दिया और उसे लॉकअप रूम से बाहर लेकर गए। इससे पहले कि उसे दूसरे लॉकर रूम में शिफ्ट किया जाता, तभी पीछे से एक आवाज आई। शिफ्ट करने से पहले इसकी तलाशी लेनी होगी। क्या पता इसकी लॉयर ने इसे ऐसा कुछ दिया हो जिससे ये बच निकलने के बारे में सोच रहा हो। कामरान की बात सुनते ही ऑफिसर ओंकार ने पुलिसमैन की तरफ देखा और उन दोनों ने दुष्यंत को कामरान के हवाले कर दिया। कामरान दुष्यंत को एक कमरे के अंदर लेकर गया और कुछ देर बाद एक जोर की आवाज हुई। ये आवाज सुनते ही ऑफिसर ओंकार ने पुलिसमैन की तरफ देखा। हेल्थ फैसिलिटी का दरवाजा खुला। स्ट्रेचिंग पर लेटे हुए दुष्यंत को देखकर पुलिसमैन ने ऑफिसर ओंकार से कहा, एक हफ्ते तक मार खाने के बाद ये जिंदा कैसे बच सकता है? हमें इस बारे में ना तो बोलने की इजाजत है, ना सुनने की, और ना ही ऐसे चीजों को देखकर उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ऑफिसर ओंकार की बात सुनते ही पुलिसमैन ने दुष्यंत के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो 20 साल का लड़का है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मार खाने के बाद भी उसने मुंह नहीं खोला। सुभाष के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन थी जिसके जरिए कामरान उससे बात कर रहा था। वो बार बार एक ही बात कह रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जब यहाँ पर आया था तब एक आदमी को मरते हुए देखा, बस। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया। कामरान की बात सुनते ही सुभाष के पीछे खड़े गौतम ने पूछा, कामरान, ये तुम्हारा पहला इंटेरोगेशन नहीं है, इसलिए गौर से सोच कर बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो लड़का सच कह रहा है? अगर वो सच कह रहा है तो एक बात साफ है कि डिवाइस उसके पास नहीं बल्कि किसी और के पास है, और हम बेफिजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गौतम की ये बात सुनते ही सुभाष ने पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर कामरान से कहा, कामरान, तुम साइन ऑफ करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पहले मुझे अपने पार्टनर से पूछना है कि उसके दिमाग में ऐसे फालतू के ख्याल कहाँ से आ रहे हैं। कल उस कोर्ट में हियरिंग है और उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। तुम आज मुझसे कह रहे हो कि वो सच कह रहा है। वो डिवाइस के जरिए टाइम ट्रैवल करके इस दुनिया में आया है और वो सच कह रहा है कि उसे डिवाइस के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उसे नहीं पता तो किससे पता है? प्रभाकर को। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो। क्या गौतम को प्रभाकर की सच्चाई पता चल गई थी या फिर वो खेल रहा था कोई अलग खेल? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। दुष्यंत, बेटा अपनी आंखें बंद करो। ये कैसी आवाज है दादाजी? मम्मी पापा कहाँ हैं? बेटा वो चले गए, काम पर चले गए। ये कहते हुए प्रभाकर के होंठ कांप रहे थे और उसने दुष्यंत की आंखों पर हाथ रखा था। इतने में कुछ लोगों की आवाज आई। पुलिस को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। कोई फायदा नहीं है भाई, जो भी कार में था उसका बचना तो मुश्किल है। ट्रक ने उस कार को बुरी तरह कुचल दिया है। देखो, सड़क पर खून ही खून नजर आ रहा है। दादाजी, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? मेरी आंखों से अपना हाथ हटाइए। इससे पहले कि दादाजी कुछ कहते, एक आदमी ने उनके पास आकर कहा, भाई साहब, आप अभी अभी उसी गाड़ी से उतरे ना? क्या वो लोग आपके कुछ लगते हैं? प्रभाकर ने दुष्यंत की तरफ देखा और उस आदमी को चुप रहने का इशारा किया। तभी उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। साथ ही उस आदमी की बात सुनते ही दुष्यंत ने अपने दादाजी का हाथ हटाकर सामने देखा और रोड की तरफ दौड़ गया। उसे सड़क पर फैले खून के साथ अपनी माँ का पर्स दिखा। एक तरफ दुष्यंत का दिमाग अपने बचपन की दर्दनाक यादों में खोया था और दूसरी तरफ यहाँ एक फ्यूचरिस्टिक फैसिलिटी के अंदर साइकोलॉजिस्ट दुष्यंत की यादों के जरिए टाइम मशीन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा खुला और कामरान अंदर आया। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, इस काम को आज तक मैंने जितनी आसानी से किया है, आज मुझे उतनी मुश्किल हो रही है। इसके दिमाग का मैप बनाना इतना आसान नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखिए, उसके दिमाग में जो भी यादें हैं वो उसके बचपन से जुड़ी हैं। अगर हमने ज्यादा प्रेशर किया तो उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। तो छोड़ दो, इसका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। बस ये बताओ कि इसे होश कब आएगा? उसके लिए आपको इनके डॉक्टर को बुलाना होगा, मैं ये नहीं बता पाऊंगा। ये सुनते ही कामरान ने टेबल पर लगा बटन दबाया और नर्स अंदर आई। डॉक्टर को बुलाओ। एक तरफ कामरान की कोशिश जारी थी, दूसरी तरफ सुभाष और गौतम
प्रभाकर को लेकर बहस कर रहे थे। तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम खुद सोचो, जिस लड़के ने एक लड़की की वजह से इतनी बड़ी इन्वेंशन को दांव पर लगा दिया, क्या वो इतनी बड़ी सच्चाई को छुपाकर अपनी हड्डियां तुड़वा सकता है? और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इस बात को 15 साल हो गए हैं। जब से वो हमें यहाँ लाया उसने अपने आप को गायब कर लिया। और हाँ, जैसे वो हमें लाया था उसके बाद उसका खुद वापस जाना नामुमकिन था। इस दुनिया में हमारे सहारे के बिना जीना कितना मुश्किल है, ये तो तुम अच्छे से जानते हो। फिर भी कह रहे हो कि प्रभाकर जिंदा है। लगता है तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। इतना कहकर सुभाष फैसिलिटी से बाहर निकल गया और गौतम ने रिया को कॉल लगाया। रिया ने कार से उतरते ही गौतम का फोन उठाया। हेलो। तुम सही कह रही थी कि वो मेरी बात नहीं मानेगा, और मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं वो अपनी हार नहीं देख सकते। रही बात सुभाष की, उसकी हरकत बता रही है कि वो अब तुम पर भरोसा नहीं करता। इसलिए तुम्हें जो भी करना है पूरी सावधानी से करना होगा, नहीं तो उसका पहला निशाना तुम बनोगे। रिया की बात पर कुछ देर सोचने के बाद गौतम ने पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो? हॉस्पिटल फैसिलिटीज के बाहर। क्या तुम दुष्यंत से मिलने जा रही हो? रिया ने कुछ देर रुकने के बाद जवाब दिया, कुछ ऐसा ही समझ लो। क्या मतलब? गौतम ने हैरानी के साथ रिया से पूछा। रिया ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, यही कि दुष्यंत की हालत अभी भी ठीक नहीं है, पर कोर्ट को इस बात से क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो अपना फैसला सुनाना है। इतना कहते ही रिया चुप हो गई। क्या दुष्यंत को होश आ गया? कुछ सोचने के बाद गौतम ने ये सवाल किया। पता नहीं, अंदर जाकर ही पता चलेगा। एक तरफ रिया के मन में दुविधा चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुभाष होलोग्राफिक स्क्रीन पर अपने आलीशान घर पर बैठकर कामरान से सवाल कर रहा था। क्या खबर है कामरान? सुभाष के सवाल को सुनते ही कामरान ने दुष्यंत की तरफ देखा और होलोग्राफिक स्क्रीन को उसकी तरफ मोड़ दिया। तब दुष्यंत को कुछ नर्स और वार्ड बॉयज सहारा देकर बिस्तर पर सुला रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं और वो बड़बड़ा रहा था, दादाजी, मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए? ये सब दिखाते हुए कामरान ने सुभाष से कहा, इस पर कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। ये बार बार अपने माँ बाप के एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा है, इसीलिए इसका माइंड मैप बनाना मुश्किल है। कामरान की बात सुनते ही सुभाष को कुछ याद आया और उसने तुरंत साइन ऑफ किया। साथ ही गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी हुई वाइन के ग्लास को टेबल पर पटक दिया। पता नहीं क्या चल रहा है। उस लड़की का उस घटना को याद करना बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो जानबूझकर अपने दिमाग को एक बुरी याद की तरफ ले जाकर हमारे मायाजाल से बचना चाहता है। आखिर क्या मतलब है इसका? उसे ये सब करना किसने सिखाया? एक लड़की के पीछे पागल लड़का जिसे बेवकूफ बनाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो इतनी बड़ी ट्रिक कैसे आजमा सकता है? ये कहते ही सुभाष गौतम के बारे में सोचने लगा। इसका मतलब गौतम सच कह रहा था, और अगर वो सच कह रहा था तो उसने मुझसे ये क्यों छुपाया कि वो रिया से मिला? हो ना हो गौतम मेरे खिलाफ जाना चाहता है, लेकिन इस वक्त मुझे उसकी जरूरत है। जब तक सही समय नहीं आता मुझे उसे झेलना पड़ेगा। सुभाष ने नजर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, रही बात प्रभाकर की, वो मेरा टीचर था। मेरी जिंदगी को जीने की वजह उसी ने दी और उसी ने छीन भी ली। फिर मैं क्या करता? मैंने वही किया जो सही लगा, बस मेरा शिकार कोई और बन गया। ये कहते ही सुभाष के दिमाग में वो दिन घूमने लगा जब दुष्यंत के माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था। वो बूढ़ा टाइम मशीन पर काम करना बंद कर रहा है। उसने आज रिपोर्ट तैयार कर ली है और वो कल जाकर उसे सबमिट कर देगा। फिर क्या होगा सुभाष? हमें पहले जैसी जिंदगी जीनी होगी। कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा और हम एक मामूली साइंटिस्ट बनकर रह जाएंगे। इतना कहकर सुभाष चुप हो गया, लेकिन तभी उसकी आंखों में चमक नजर आई। उसने गौतम की तरफ देखकर कहा, हमें उसे रोकना होगा गौतम। इससे पहले कि वो ऑफिस पहुंचे हमें उसे रोकना होगा। एक बार प्रभाकर का खेल खत्म हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ जाएगा। फिर हम जैसे चाहें वैसे उसे बना सकते हैं और दुनिया पर राज कर सकते हैं। उस दिन प्रभाकर अपने बेटे और बहू के साथ दुष्यंत को लिए घर से बाहर निकला था और दूसरी तरफ सुभाष ने गौतम के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो दोनों से मरवाने वाले थे, पर गलती से प्रभाकर अपने पोते के साथ अपनी रिपोर्ट लिए कार से निकला। वहाँ ट्रक ड्राइवर जिसे सुभाष और गौतम ने पैसे देकर काम को अंजाम देने भेजा था, वो आगे बढ़ गया और उसने प्रभाकर की जगह उसके बेटे बहू को मार दिया। यही सच जानकर प्रभाकर उन दोनों को उस दुनिया से दूर ले आया था।
एक तरफ सुभाष गुस्से में अपने सपने को फिर से चूर होता देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रभाकर अपने सामने रखे M1 डिवाइस के एक पार्ट को ठीक कर रहा था। बहुत हुआ तुम्हारा खेल सुभाष, अब प्लान तुम बनाओगे और एग्जीक्यूट मैं करूंगा। क्या प्रभाकर दुष्यंत को बचा पाएगा या होगा एक नया खेल शुरू? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।